नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का एकलव्य क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम हैं एकलव्य कंटेंट से क्रांति। हमारा गुप्त साम्राज्य का पोर्शन चल रहा है प्राचीन भारत के अंदर। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? गुप्त साम्राज्य के बारे में। हमने पूरा पढ़ लिया गुप्त साम्राज्य को। किसको? गुप्त साम्राज्य को पूरा। ठीक है भाई। सबसे पहले किसके बारे में हमने पढ़ा? श्रीगुप्त। संस्थापक कौन था भाई? श्रीगुप्त। कोई उपाधि थी इसके पास? आदि पुरुष कहा जाता है। किसका? गुप्तों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त को। फिर उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। संस्थापक वैसे ये है, वास्तविक संस्थापक कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहा जाता है? नाम भारत का नेपोलियन। फिर लास्ट में हमने इसके जो 4 क्षेत्र थे, देखो अशोक की हमने इसकी तुलना की थी। किस किसकी? अशोक की और समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बाद कौन बनता है शासक? रामगुप्त बनता है। ठीक है। रामगुप्त के बाद मैंने आपको समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। कौन कौन से? एक रामगुप्त, एक चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त पहले शासक बनता है और उस वक्त क्या होता है? भारत पे किसका आक्रमण होगा? शकों का। किसका आक्रमण होगा? शकों का। फिर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय किसको हराएगा? शकों को हराएगा और रामगुप्त को क्या करेगा? मार देगा। ठीक है। उसके चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त प्रथम, उसके बाद सकंदगुप्त और सबसे लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया विष्णुगुप्त। क्योंकि सकंदगुप्त के बाद बहुत सारे राजा हुए, लेकिन उनमें से ऐसा कोई नहीं था जिसके बारे में कुछ लिखा गया हो। वैसे जानकारी सबकी मिलती है। कहां पे मिलती है भी? सारे गुप्त शासकों की जानकारी विल्सन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? विल्सन अभिलेख। एक व्यक्ति का जिक्र नहीं मिलता, रामगुप्त का। किसने बनवाया था विल्सन अभिलेख? विल्सन अभिलेख किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने। अब हम बात करेंगे कला और संस्कृति की, क्योंकि जो गुप्त वंश है, कौन सा? गुप्त काल है। इसको हम क्या कहते हैं? भारत का स्वर्णिम काल भाई। इसलिए नहीं कहा जाता था इन्होंने सोना ही सोना यूज किया। ठीक है। इसके अलावा हर दिशा में, चाहे वो संस्कृति के हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, हर तरीके से ये क्या रहा? अपने चरमोत्कर्ष पे रहा। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्णिम काल। ठीक है। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे कला के बारे में, जो क्या थी? गुप्त काल के समय में थी भाई। ठीक है। और प्रमुखता से किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थापत्य कला के बारे में। किसके बारे में? स्थापत्य कला। क्या होती है स्थापत्य कला? जूम करूं? ठीक है। अब ठीक है या और करूं थोड़ा? स्थापत्य कला क्या होगी? मंदिर निर्माण। क्या होगा? मंदिर। हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता में मंदिर थे। वैदिक सभ्यता में मंदिर, हड़प्पा में तो बिल्कुल ही नहीं थे। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले थे, बस मंदिर के साक्ष्य कहीं से नहीं मिले। ऐसा ही वैदिक काल में क्या है? वैदिक काल में भी ऐसे कोई मंदिर प्रमुख नहीं, जैसे अब मंदिर बने वैसे मंदिर नहीं बने। पूरे भारत में पहली बार। और मौर्य के समय क्या था? मंदिर थे। क्यों नहीं थे? कारण, क्योंकि जो मौर्य वंश था वो प्रमुखता से किसको धारण करता था? बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध में क्या होते हैं? स्तूपों का निर्माण होता है। किसका निर्माण?
स्तूपों का। तो मंदिर का निर्माण उन्होंने भी नहीं करवाया। गुप्त काल में क्या होगा, भारत के अंदर पहली बार मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ बहुत बड़े पैमाने पे। ठीक है, इसलिए गुप्त काल को मंदिरों का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का काल। किसको? गुप्त काल को। ठीक है, तो पहली बात किसमें? स्थापत्य कला। मतलब क्या होगा, स्थापत्य में मंदिर वगैरह बनाने का काम कहां से शुरू होगा? गुप्त काल से। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना आपने, भारत में पहली बार मंदिर निर्माण। ठीक है, और मंदिर भी कौन से? शिखर युक्त मंदिर। कैसे मंदिर? शिखर युक्त। शिखर युक्त समझते हो? कैसे मंदिर होंगे शिखर युक्त भाई? जैसे मंदिर बना लिया, ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से, और ऊपर जो बनाया जाता है इसको क्या बोलते हैं अपन? शिखर। तो भारत में पहली बार शिखर युक्त मंदिर कब शुरू होंगे? गुप्त काल में। ठीक है, और किस शैली में बनेंगे? ज्यादातर नागर शैली में। वह भी बताऊंगा मैं, नागर शैली कौन सी होती है, पंचायन कौन सी होती है, एकायन कौन सी होती है, द्राविड़ शैली कौन सी होती है। अलग अलग शैली में मंदिर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे प्रमुखता की क्या बात रही? भी शिखर युक्त मंदिर। कैसे मंदिर रहेंगे? शिखर युक्त मंदिर रहेंगे। तो गुप्तों के समय में कैसे मंदिर बनने शुरू हुए? शिखर युक्त मंदिर। और सभा मंडप का प्रयोग। सभा मंडप समझते हो? मंदिर होता है, जैसे हम एंट्री करते हैं, मंदिर के बाहर एक क्या सभा बैठने के लिए क्या होता है, जैसे आप एंट्री करते हैं मंदिर के अंदर तो क्या होगा, मुख्य मंदिर क्या होगा अंदर की तरफ, बीच में क्या होगा पूरा एक स्पेस होगा बैठने के लिए, जगह होगी, वो क्या कहलाएगा सभा मंडप। तो पहला तो क्या था इनके मंदिरों का, एक तो शिखर था, दूसरी क्या थे सभा मंडप का प्रयोग। और सबसे प्रमुख कौन सा है, झांसी का दशावतार मंदिर। किसका है भी मंदिर ये, तो ये है विष्णु का मंदिर। किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का। ठीक है भाई, ये जो है ये क्या है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अच्छा इसमें देखो प्रमुख, एक मिनट में देख रहा हूं, इसकी मूर्ति है ये रही, ठीक है, ये मूर्ति है इस मंदिर के ऊपर बनी हुई। किसकी मूर्ति है, भगवान विष्णु की। किस पे बैठे हुए हैं, शेष सैया पे। किस पे, शेष सैया पे। और ये देखो ये कौन है, लक्ष्मी, और क्या दबा रही है, पांव। और इन्हीं के नाभि से क्या दिखाया रखा है, कमल निकलता हुआ। ठीक है, तो ये प्रमुख मंदिर है किसका, गुप्त कला का। ठीक है, और कौन सी शैली में बना हुआ है, नागर और पंचायन, दो शैलियों में मंदिर बनते थे, एक तो नागर शैली में, दूसरा पंचायन शैली में। ठीक है, तो ये प्रमुख फोटो है किसके ऊपर, मंदिर पे। ठीक है, तो ये मंदिर कौन सा हो गया, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, किस शैली में बना हुआ है, पंचायतन और नागर शैली में। इनका अंतर हम अभी मैं आपको बताऊंगा आगे भी। पंचायतन कौन से होते हैं, इतना समझ लो, पंचायतन में 5 देवताओं की मूर्तियां होती हैं और नागर शैली में मुख्य मंदिर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, मुख्य मंदिर बस। ठीक है, और जो ये है दशावतार मंदिर, कौन सा दशावतार मंदिर, इसमें पहली बार क्या है, शिखर का प्रयोग और साथ में 4 सभा मंडप। ठीक है, कौन से मंदिर पे, दशावतार मंदिर है जो देवगढ़ का, उसके अंदर क्या है, पंचायतन शैली और पहली बार शिखर का प्रयोग और साथ में 4 सभा मंडप। और मूर्ति किसकी है,
भगवान विष्णु की। अब बात करते हैं मंदिरों के प्रकार की। किसकी? मंदिरों के प्रकार। तो सबसे पहले जो अभी आया कौन सा? नागर शैली जिसको बोलते हैं। किसको? क्या नाम है? नागर शैली। 5-7 मंदिर ध्यान में रखने हैं और एक अजंता या एलोरा की जो गुफाएं वो याद रखनी है। किस आधार पे? गुप्त काल के आधार पे। ज्यादा में नहीं पढ़ना। वैसे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको, लेकिन 5-7 मंदिर। एक तो ये दशावतार का बड़ा, क्योंकि पहला था तो पहला हमेशा याद रखा जाता है। ठीक है, क्लास में जो फर्स्ट आएगा उसको या तो फर्स्ट या सबसे लास्ट। ज्यादातर ये 2 ही बच्चे ध्यान में रखे जाते हैं, देखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट आए तब अब ये गर्दन हिला रहा है। अब न तो ये लास्ट रहा न फर्स्ट आया, बीच में था मेरी तरह। ठीक है, देखो अटेंशन 2 ही को मिलती है भाई, या तो जो टॉप रहता है वो या सबसे लास्ट रहता है वो। ठीक है, बीच वाले हमारे जैसे होते हैं, वो घूमते रहते हैं बेचारे इधर उधर। ठीक है, तो नागर शैली है उसको, उसका दूसरा नाम आर्य शैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रमुखता उत्तर भारत में। कहां पे? उत्तर भारत में होने की वजह से क्या होगा? नाम इसका आर्य शैली। क्योंकि हमने पढ़ा था उत्तर भारत में सबसे पहले कौन सी सभ्यता आई थी? हड़प्पा वाला पढ़ा था हमने सारा। ठीक है, तो वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और लोग उसके बाद कैसे? आर्य लोग आए। तो जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहां पे जो शैली चलती है उसको हम क्या कहते हैं? नागर शैली। और नागर शैली का दूसरा नाम आर्य शैली। विशेषता मैंने आपको बताई थी पहले, शिखर युक्त मंदिर और साथ में सभा मंडप। क्या होगी विशेषताएं? शिखर युक्त होंगे मंदिर और साथ में क्या होंगे? सभा मंडप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द्रविड़ शैली। द्रविड़ का आप समझ गए होगे भी, कौन सी शैली होगी ये? जो क्या होगी? दक्षिण भारत में होगी। क्या होगी? दक्षिण भारत के अंदर जो शैली प्रयोग की जाती है वो कौन सी होगी? द्राविड़ शैली। और द्रविड़ शैली में सबसे पहले तो बात ये, जो प्रवेश द्वार होंगे वो बहुत ज्यादा विशाल होंगे भी, और उनको क्या कहा जाएगा? गोपुरम। ठीक है, आपसे पूछ ले भाई दक्षिण भारत में जो मंदिरों के प्रवेश द्वार उनको क्या कहा जाता है, तो उनको गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। दूसरा, अच्छा ये फोटो कौन से मंदिर की है भाई? किसी को अंदाजा हो? किसी ने देखी हो पहले? ये वाली ये देखा किसी ने? कभी कोई पिक्चर देखी हो ऐसे आई हो आपके सामने? इसको हम पूरी दिखा हैं। ये तो आपने फिल्मों में देखे, साउथ की फिल्मों में बहुत आते हैं अभी मंदिर। ठीक है, ये होता है ऐसा, मेन गेट क्या बहुत बड़ा होगा और उसके बाद बहुत पीछे जाके क्या होगा? मंदिर बनेगा। किस शैली में? द्राविड़ शैली में। ठीक है, ये कैलाश मंदिर है भाई। क्या है ये? कैलाश मंदिर। चलो मैं आपको इसकी दिखा देता हूं इमेज अभी। ये देखो इसकी सही पिक्चर, ये सही है, इससे थोड़ा समझ आ जाएगा आपको। ये देखो पूरे ऐसे पर्वत है। ठीक है, इसको काट के अंदर बना रखा है। तो चट्टानों को काट कर क्या बनाए जाते थे? मंदिर। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। ठीक है, जैसे ये तो पूरा वैसे क्या है? पर्वत, लेकिन इस पूरे पर्वत को काट के क्या है नीचे क्या बना रखा है? ये देखो पूरा का पूरा मंदिर इस तरीके से, और बहुत बढ़िया बना रखा है भाई, ऐसी बात नहीं है भाई। ज्यादा छोटी हो गई भी।
ठीक है, बहुत अच्छे से। अरे एलोरा को देखा आपने, अजंता एलोरा के गुफाओं की फोटो देखी है, उसको दिखाऊंगा आगे आपको। वो भी भाई इसी तरीके से पूरे पर्वत को काट के क्या बनाई गई हैं, गुफाएं बनाई गई हैं। कितनी गुफाएं हैं टोटल? पढ़ी नहीं है आपने हिस्ट्री अभी तक, कोई नहीं, आगे पढ़ाएंगे आपको। तो ये पता चल गया कौन सा मंदिर है, ठीक है। किन को काट के? चट्टानों को काट कर क्या बनाए गए हैं, मंदिर। और इसमें क्या रहेगा, मंदिरों का आकार है वो कैसा रहेगा, पिरामिड समझते हो? मिस्र के पिरामिड देखे हैं? देखे हैं? हाँ, तो वैसे ही पिरामिड मतलब क्या है, पूरा ऊंचा, नीचे से क्या होगा, थोड़ा चौड़ा, ऊपर जाके बिल्कुल किनारा बन जाएगा इसका, ठीक है भी। तो ये किसकी विशेषता रहेगी, द्रविड़ शैली की, ठीक है। फिर आती है बेसर शैली। कौन सी शैली? द्राविड़ शैली कहाँ रहेगी, यहाँ पे दक्षिण भारत में। और आपकी जो आर्य शैली है वो कहाँ रहेगी, ऊपर। तो बीच का जो क्षेत्र बच गया, कौन सा, बीच का, ये यहाँ पे कौन सी शैली रहेगी भी, यहाँ पे रहेगी ये बेसर शैली। तो ये क्या रहेगी, नागर और द्रविड़ दोनों का क्या रहेगी, मिश्रण। तो आपसे पूछ ले जो मिश्रण है किसका, नागर और द्रविड़ शैली का, वो कौन सी है, बेसर शैली। भी कुछ विशेषताएं हमने कहाँ से ले ली, द्राविड़ शैली से ले ली, कुछ हमने कहाँ से ले ली, नागर से, और दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया। और इसका दूसरा नाम खच्चर या चच्चर शैली, ठीक है। न तो गधा है न घोड़ा है, बीच का भाई, न तो द्रविड़ की तरफ गए हम न नागर की तरफ, नाम दे दिया खच्चर या चच्चर शैली। और सबसे अधिक प्रचलन किन के शासन में हुआ भाई, चालुक्यों के। चालुक्य शासकों के समय में बेसर शैली का क्या रहा सबसे अधिक। हम पढ़ेंगे चालुक्यों के बारे में, ठीक है भाई। महाराष्ट्र के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, ऐसे अलग अलग चालुक्य आएंगे, उनके बारे में कब, अभी जस्ट इसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे। कुछ कुछ छोटे छोटे राज्य जो हैं, चेर, चोल, पांड्य, इनके बारे में पढ़ेंगे, तब इनका नाम आएगा, चालुक्यों का भी, पल्लवों का भी, ठीक है। तो बेसर शैली किस से, नागर और द्रविड़ का मिश्रण रहेगी। दूसरा नाम खच्चर या चच्चर शैली, किसके समय में, चालुक्य शासकों द्वारा प्रचलित, ठीक है। फिर बात आती है दो और प्रकार है भाई, एक तो पंचायतन शैली और दूसरा एकायतन शैली। तीन मंदिर हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। अब बात आती है किसकी, एकायतन शैली की। इसमें क्या होगा, गर्भगृह होगा, उसमें एक ही मूर्ति होगी। गर्भगृह समझते हो, प्रमुख जो मंदिर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह। मंदिर है जैसे अपने गांव में देखते हैं आप, एंट्री गेट होता है, छोटी छोटी मूर्तियां होगी कोई जगह, लेकिन जो मेन मंदिर का बीच में, लास्ट में, अंतिम छोर पे जाके होगा मंदिर। उस मंदिर के अंदर जहां पे मूर्ति रखी गई है वो मूर्ति कौन सी होगी, अगर अकेली मूर्ति है तो वो कौन सी शैली का है, एकायतन शैली का मंदिर है, ठीक है। तो अभी एक बार आप जब भी किसी मंदिर में जाओ तो एक बार सोचना, उसके बारे में देखना है भी ये जो मंदिर बना हुआ है ये किस शैली का बना हुआ है, ठीक है। अब तो हम भी देख रहे हैं, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपनी तरफ भी क्या हो रहा है, हम द्राविड़ शैली के हैं, नागर शैली के मिक्सचर हम यूज करने लग गए हैं, ठीक है। हाँ, एकदम से नहीं, अभी अपने यहाँ पे द्राविड़ शैली वाला मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन मिक्सचर क्या होगा, मिल जाएगा। तो बेसर शैली अपने यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन पूर्णतः द्रविड़
नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, पंचायतन में क्या होगा, यहां पे क्या है, एकायतन में क्या होगा, अभी गर्भगृह में एक ही मूर्ति होगी, पंचायतन में क्या होगी, 5 मूर्तियां होगी। क्या होगी, 5 मूर्तियां। किस किस की, सेंटर में कौन रहेगा, क्या रहेंगे, विष्णु, फिर शिव, इधर शक्ति, गणेश, और इधर आ जाएंगे सूर्य। अगर इस तरीके से मूर्तियां लगा रखी हैं मंदिर के अंदर तो वो किस शैली का होगा, पंचायतन शैली का मंदिर होगा। कैसा मंदिर होगा, पंचायतन। एकायतन में क्या होगा, गर्भगृह के अंदर केवल एक ही मूर्ति मिलेगी। पंचायतन शैली में क्या होगा, गर्भगृह में कितनी मूर्तियां मिलेंगी आपको, 5 मूर्तियां मिलेगी। और किस किस की मिलेंगी, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य की। प्रमुख को किसकी रहेगी, विष्णु की। विष्णु को ही क्यों प्रमुख रखा जा रहा है भाई, सब मंदिरों में देखा है हमने। इतनी देर होगी हमें देखते हुए, हर बार हम किसका जिक्र कर रहे हैं, विष्णु का। भी मंदिर है, मंदिर में फोटो है, किसकी है, विष्णु की है। हाँ भाई, कुछ दिमाग चला, नहीं चला। गुप्त हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, गरुड़। मौर्यों का क्या था, मयूर था। और गरुड़ है वो किसका वाहन है, विष्णु जी का। तो प्रमुख भगवान कौन हो गए इनके, विष्णु जी। ठीक है, तो विष्णु इनके प्रमुख रहेंगे तो मंदिर भी किनके बनवाएंगे, जो प्रमुख रहेगा उसी के बनवाए जाएंगे। ठीक है। फिर है महामारु शैली, एक स्थान पे बहुत सारे मंदिर। ठीक है, एक ही जगह पे अलग अलग तरीके के बहुत सारे मंदिर मिल जाएं आपको तो वो क्या हो जाएंगे, महामारु शैली। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हमने देखा हो कई बार गांव में नहीं होते भी, एक मंदिर है उसके आसपास, जैसे कागदाना वाला मंदिर है, किसी ने देखा है, रामदेव राम मंदिर है कागदाना वाला, उसके आसपास जो है छोटी छोटी दूरी पर बहुत सारे मंदिर बना रखे हैं। तो वो कैसे होंगे, महामारु शैली वाले मंदिर। भी एक प्रमुख मंदिर रहेगा और साथ में बहुत सारे मंदिर होंगे एक ही जगह पे, अलग अलग शैली के, तो वो क्या कहलाएगी, महामारु शैली। तक्षण कला सभी को पता है, नहीं पता, तक्षण का क्या होता है मतलब भाई, तक्षण कला का भाई छीनी और हथौड़े से मूर्ति का निर्माण करना। क्या करना, छीनी व हथौड़े से मूर्ति का निर्माण करना। वो कला कौन सी होगी, तक्षण कला। और जो इस कला को करते हैं उनको क्या कहा जाएगा, सिलावट। पत्थर है, पत्थर के ऊपर छेनी और हथौड़े से क्या करते हैं, मूर्ति को बनाते हैं, मूर्ति का डिजाइन जो देते हैं उनको हम क्या कहेंगे, सिलावट कहेंगे। क्या कहेंगे, सिलावट। और जो छेनी और हथौड़े से मूर्ति जो बनाई जाती है उसको क्या कहेंगे, तक्षण कला कहेंगे। क्या कहेंगे, तक्षण कला। ठीक है, तो महामारु शैली, एक स्थान पे बहुत सारे मंदिर। तक्षण कला, छेनी और थोड़े से मूर्ति निर्माण, बनाने वाले सिलावट। ठीक है, क्या होंगे, सिलावट। फिर बात आती है किसकी, गुप्त काल में जो प्रमुख केंद्र थे,
3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से? मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। गुप्त कला के प्रमुख केंद्र आपसे पूछ ले मूर्ति कला के तो कौन कौन से होंगे? मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। और ये एक्चुअल में वहीं की पिक्चर है भाई, ठीक है। मथुरा में क्या है? खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा। सारनाथ में क्या है? बैठे बुद्ध की प्रतिमा। और पाटलिपुत्र में क्या है? समाधि के अंदर या समाधि धारण किए हुए कौन है? महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो प्रमुख आपने ध्यान में रखना है। आपसे पूछ ले कि गुप्त काल में जो मूर्तियों के लिए प्रमुख 3 केंद्र फेमस थे वो कौन कौन से थे? मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र, ठीक है। फिर है जो मंदिर है, मंदिर के बाहर द्वारपाल, दे पता हुआ द्वारपाल कौन होते हैं? हाँ, गेट कीपर भी। होटल वगैरह ना तो बढ़िया लेवल का होटल होता है तो वहां पे ड्रेस डाल ले का व्यक्ति खड़ा होता है आपके लिए, गेट खोलता है, ठीक है। पहले क्या थे? वो भाले लेके खड़े रहते थे भी, गेट ही पहले खोलते थे, आते ही वो भाला उठा लेते थे। देखा, फिल्मों में जरूर देखा है हमने, ठीक है। एक वो बाहर खड़ा रहता है, बोला वो अनाउंसमेंट करता है जोर जोर से, ठीक है, भी राजा जी आ रहे हैं, तो वो अपने गेट ऐसे उठा लेते हैं, खोल देते हैं उसको भी, भाले वगैरह क्रॉस करके रखते हैं। तो ऐसे ही कहा जाता है भी मंदिरों के आगे दो नदियों का जिक्र है। एक कौन सी? मकर वाहिनी, एक करुम वाहिनी नदी, ठीक है। इन दो को क्या बताया गया है? मंदिरों का द्वारपाल बताया गया है। एक तो मकर वाहिनी गंगा के लिए प्रयुक्त हुआ है और करुम वाहिनी किसके लिए? यमुना के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। 2 नदियां जिनको क्या दिखाया गया है? मंदिरों का द्वारपाल बताया गया है। क्या बताया गया है? द्वारपाल। किस किस नाम से? मकर वाहिनी और करुम वाहिनी। मकर वाहिनी किसके लिए? गंगा के लिए। करुम वाहिनी यमुना के लिए। क्लास लंबी तो नहीं हुई भी? उबास यहां सारे ले रहे हैं, नींद का टाइम हो गया। शाम को लाइव होती है तब भी बच्चे सो के आते हैं, ठीक है। अच्छा, शाम वाली क्लास कौन कौन? लाइव नहीं देखते भी आप लोग? कोई 2 या 3 बच्चे देखते हैं लाइव। फिर बात आती है गुप्तकालीन मंदिरों की। वो क्या थी गुप्तकालीन मूर्तियां? कहां कहां से? मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र से। गुप्तकालीन मंदिर है, इनकी विशेषताएं क्या है? इनका निर्माण किन से हुआ है? ईंटों और पत्थरों से। इस तरीके से ईंट वगैरह बनाकर साथ में पत्थर बना के क्या किया गया है? मंदिरों का निर्माण किया गया। कहां पे? गुप्त काल के अंदर। और दूसरी बात, वर्गाकार चबूतरे पे निर्माण। मंदिर क्या होगा? पहले नीचे क्या बनाएंगे? एक बेस बनाएंगे, किस आकार का? वर्गाकार का। उसके ऊपर क्या बनाया जाएगा? मंदिर बनाया जाएगा। जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये नीचे देखो बेस सा है, उसके ऊपर क्या खड़ा कर रखा है? मंदिर को। इसी तरीके से नीचे पहले वर्गाकार चबूतरा बनाया जाता था, उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता था, ठीक है। और जो कुछ प्रमुख मंदिर हैं उनको आपने याद रखना है। किस शैली के? गुप्त कला के जो प्रमुख मंदिर है। सबसे पहला तो ये इसी की पिक्चर है भाई, भीतरगांव विष्णु मंदिर। कौन सा? भीतरगांव विष्णु मंदिर। सिरपुर मंदिर जो किसका है? लक्ष्मण का है। किसका है? लक्ष्मण का। कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। 2 मंदिर हो गए, कौन कौन से? भीतरगांव विष्णु मंदिर, और सिरपुर के अंदर जो छत्तीसगढ़ का जो मंदिर है वो किसका है? लक्ष्मण मंदिर है। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण। किससे बना हुआ है? ईंटों से, ठीक है। क्या लिखना है इसमें कुछ? पहला तो क्या निर्माण किससे होगा? ईंटों व पत्थरों से। दूसरी बात, वर्गाकार चबूतरे पे निर्माण होगा। प्रमुख मंदिर की बात करें तो
भीतरगांव कहां पे है? यूपी के अंदर विष्णु मंदिर है। और सिरपुर छत्तीसगढ़ के अंदर जो मंदिर है वो किसका है? लक्ष्मण मंदिर। और बना हुआ किससे है? ईंटों से। ये मैंने आपको बता ही दिया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां पे है? ये अभी थोड़ी देर पहले बताया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, विष्णु का जो मंदिर था। अरे झांसी में नहीं बताया था? ठीक है। फिर है भूमरा शिव मंदिर, कहां पे है? मध्य प्रदेश में। इनकी फोटो देखनी है? वैसे चलें? कौन देखनी? हाँ सही बात है, नींद को नहीं आओगी भाई। ये देखो भाई, सिंपल सा इस तरीके से, किसका? देखो ईंट से बनी हुई है, पत्थर और ईंटों का। और शिवलिंग देखो इस तरीके का इसके ऊपर है। ठीक है, तो भूमरा महादेव मंदिर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी? नचना कुठार पार्वती मंदिर। ये भी अच्छा, ये ध्यान में रखना है, ये सारे मंदिर कहां मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश में। सारे के सारे मंदिर कहां हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। नचना कुठार पार्वती मंदिर ये भी कहां है? मध्य प्रदेश। ठीक है। अच्छा, एरण विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में। एरण का अभिलेख भी ये पता है सभी को? किसने बनवाया था एरण अभिलेख? वो नहीं, जैसे भाई बिजाई करते हैं, ठीक है, और पीछे फट्टा रखते हैं, उसके काम करते हैं पीछे फट्टा, तो वही है भाई, आगे आगे काम और पीछे पीछे फट्टा फेर रहे हैं। ये दिमाग सुआ करने खातिर यूज करे मैंने। अरे पहला सती का अभिलेख जो कहा जिक्र था वो कहां पे था? कौन से अभिलेख में है? एरण अभिलेख में। कल ही पढ़ा है। एरण अभिलेख किसने बनवाया था? भानुगुप्त ने। किसने बनवाया था? भानुगुप्त ने एरण अभिलेख। ठीक है, मैंने आपको बताया था भानुगुप्त का क्या था, एक सेनापति था गोपराज। वो उसके साथ युद्ध पे जाता है, युद्ध में गोपराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जब गोपराज की जो पत्नी है वो क्या करती है? सती का धर्म निभाती है। उसका जिक्र भानुगुप्त ने कहां पे किया है? एरण अभिलेख के अंदर किया है। ठीक है, बहुत जल्दी भूलते हो भाई। ठीक है, अच्छा, एरण अभिलेख है। अब ये देखो, ये है भाई एरण अभिलेख। किसकी फोटो समझ नहीं आ रही है? हाँ, वराह। किसकी? वराह की। विष्णु का कौन सा अवतार? वराह अवतार बनाया गया ये। इसको बोलते हैं अपने दिमाग। देखो यही तो मैं कह रहा हूं भी, जब तक हमने नहीं देखा था हमारे दिमाग में क्या था भी, कोई पत्थर पे कुछ बना होगा दीवार के ऊपर। अब देखा तो क्या है? एक वराह बना रखा, उसके ऊपर अभिलेख रखा है पूरा। ये है एरण अभिलेख। सुअर को ही कहा जाता है, जंगली सुअर बोल दो भाई। ठीक है, तो वराह के ऊपर क्या बना रखा है? अभिलेख लिख रखा है। ये कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख। इसलिए कहता हूं फोटोज देखनी चाहिए पिक्चर साथ के साथ, कुछ नया देखने को मिलेगा आपको भाई। ठीक है, नचना कुठार पार्वती का मंदिर
एरन विष्णु मंदिर और तिगवा विष्णु मंदिर, और सारे के सारे किसमें? मध्य प्रदेश के अंदर। खो का शिव मंदिर। आनंद आएगा अजंता जो अलोरा की गुफाएं हैं उनको देखने में, ठीक है। वैसे हमें देखेंगे तो पहले तो जैसे अभी अचंभित हुए आप, वैसे आपको अचंभा होगा, ठीक है। आएगा भी, आगे आएंगे, गुफाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे हम, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी 9 नंबर गुफा में क्या है, 16 नंबर गुफा में क्या है, 17 में क्या है, तो उसमें जो प्रमुख बातें वो हम पढ़ेंगे गुफाओं के बारे में अभी। तो खो का शिव मंदिर, जो जो आप बच जाए इनको आप देख लेना, ठीक है। विदिशा में शिव मंदिर है, और कहां पे? उदयगिरी के अंदर, ठीक है। उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पे क्या है? शिव मंदिर है, ठीक है। तो कितने मंदिर हो गए टोटल? 2 पहले पढ़े और 7 ये, कितने हो गए? 9 मंदिर आपने ध्यान में रखने हैं, और एक जो अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं उनके बारे में। कहां पे है? पहले तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद तक आपने याद रखना है भी अजंता की गुफाएं वो कहां पे है? औरंगाबाद के अंदर है। कहां है? औरंगाबाद के अंदर। गांव का नाम आपसे पूछ ले, यहां तक नहीं जाएंगे आपके लेवल पे, ठीक है। जिस लेवल का भी तैयारी है उस हिसाब से भी हमें उतना ही डीप जाना, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, ठीक है। और निर्माण किसने स्टार्ट करवाया था इसका? वाकाटक वंश के पृथ्वीसेन। और इसने किसको आदेश दिया? अपने सामंत व्याघ्रदेव को, ठीक है। शुरुआत कहां से होती है? वाकाटक वंश से। बाद में धीरे धीरे क्या करेंगे इसके अंदर और भी जोड़ते रहेंगे भी, ठीक है। और जो 16 और 17 नंबर की गुफा है वो कब की है? गुप्त काल की। भी गुप्त काल में कौन कौन सी गुफाएं बनी है? 16 और 17 कब की है? गुप्त काल की, ठीक है। शुरुआत कहां से होती है? वाकाटक वंश से। किसकी? अजंता की गुफाओं की। और इनको खोजा किसने? कनिंघम ने। कब? ठीक है, क्योंकि जब तक खोजी नहीं गई थी तब तक ये दुनिया से छिपी हुई थी। चाहे भीमबेटका है, चाहे ये है, चाहे हड़प्पा की सभ्यता है। खोजने के बाद क्या पता चला लोगों को? समझ में आया है भी ऐसी ऐसी चीजें भी हुआ करती। लोग इस तरीके से भी। कैलाश मंदिर के बारे में कहा जाता है आज तक किसी को समझ में नहीं आया भी किस लेवल की वैज्ञानिक तकनीक से वो मंदिर बनाया गया है। इतना बड़ा मंदिर, पर्वतों को काट के इतनी बारीकी से उस पर काम किया गया कैलाश मंदिर के अंदर, वो अब भी लोगों के समझ से बाहर है भी। उस लेवल की वैज्ञानिक तकनीक आज भी लोग पत्थर काट के ऐसा नहीं बना सकते जैसा कैलाश मंदिर बना रखा है। और सबसे बड़ी बात क्या होती थी? इनकी पत्थरों को काटते थे, जोड़ वगैरह का प्रावधान बहुत कम था भाई, ठीक है। सीमेंट वगैरह अब तक करते हैं, पत्थरों को जोड़ने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? सीमेंट वगैरह का यूज करते हैं। कैलाश मंदिर के अंदर कहीं पे भी ऐसा यूज नहीं किया गया, केवल पत्थरों को काट के ही पूरा मंदिर बनाया गया है। खोज किसने की? 1819 में कनिंघम ने। किसको काट कर बनाया गया है? पर्वतों को काट कर। अच्छा, इसमें टोटल देखो कितनी है? 4 तो चैत्य गुफा है, 25 क्या है? विहार है। 25 क्या है? विहार। विहार क्या होते हैं भाई? चैत्य और विहार में क्या अंतर है? किसी को पता है भाई? चैत्य और विहार में क्या अंतर है? चैत्य क्या होंगे? जहां पे क्या होगी? पूजा अर्चना का काम हो गई। क्या हो? पूजा अर्चना का कार्य जहां पे होगा वो क्या कहलाएंगे? चैत्य कहलाएंगे। वो जो विश्राम ग्रह रहेंगे, क्या रहेंगे? विश्राम ग्रह, उनको क्या कहेंगे? विहार। ठीक है। बौद्ध भिक्षु हैं, अगर वो पूजा वगैरह कर रहे हैं तो वो क्या होंगे?
चैत्य कहलाएंगे, और जो विश्राम के लिए उनको जो बना के दे रखा है वो क्या कहलाएगा, विहार। तो पूरे इसके अंदर 4 तो क्या है, चैत्य गुफा है, और 25 क्या है, विहार है। टोटल कितनी है, 29 गुफाएं हैं। कितनी है, 29 गुफाएं। किसके अंदर, अजंता के अंदर। ठीक है, 4 तो चैत्य गुफा, 25 विहार। सबसे ज्यादा चित्र कौन सी गुफा में है, 17 नंबर में। इनसे आपने ध्यान में रखना है, इनसे क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, गुफा नंबर 17 है, उसमें सबसे ज्यादा चित्र, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चित्रशाला। क्या कहा जाता है, चित्रशाला। किसको, गुफा नंबर 17 को। और इसमें क्या है, जातक कथाएं क्या बनी हुई है वहां पे भाई, जातक कथाएं बनी हुई हैं। ठीक है, ये वैसे मिल जाएगी, वीडियो देख लेना भाई। ठीक है, आपको सारा मिल जाएगा ये। गुफा नंबर 17 में सबसे ज्यादा चित्र, इस वजह से चित्रशाला इसको कहा जाएगा। और सबसे अधिक क्या इसके अंदर, जातक कथाएं। क्या होती हैं जातक कथाएं, जातक कथा, जातक कथा किसके लिए थी भाई, पहले तो ये बताओ, किसके बारे में लिखी गई है जातक कथाएं। है किसी को पता, महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, जातक कथाएं कहा जाता है। कहा जाता है भी महात्मा बुद्ध के 500 जन्म हुए थे, उसके बाद वो क्या बने थे, महात्मा बुद्ध। ठीक है, बुद्ध से पहले जितने भी उनके क्या रहे हैं, जो जीवन रहे हैं, उनको सब में उसको क्या कहा गया है, बोधिसत्व बोला गया है। क्या बोला गया है, बोधिसत्व। तो बुद्ध के 500 बोधिसत्व रूप थे। कितने थे, लगभग 500 बोधिसत्व रूप। उन सब की कहानियां जो है उनको क्या कहा जाएगा, जातक कथाएं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जातक कथाएं। तो आपसे पूछ ले बोधिसत्व क्या है, तो बुद्ध के जन्म से पूर्व के जो जन्म है उनके अंदर बुद्ध का जो रूप रहा वो क्या रहा, बोधिसत्व। वो जानवर का भी हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, पशु का, किसी भी चीज का हो सकता है। वो सारा जिक्र कहां पे है, इन जातक कथाओं में। किसके अंदर है, जातक कथाओं के अंदर। 9, 10, 19 और 26 ये क्या है, चैत्य गुफाएं। जो मैंने 4 चैत्य गुफाएं बताई आपको, वो कौन कौन सी है, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 19 और 26। टोटल कितने, 4 क्या है ये, चैत्य। तो आपसे पूछ सकता है भी गुफाओं के सीक्वेंस देके भी इनमें से कौन सी गुफा चैत्य विहार है, चैत्य है या विहार है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है, सारी 29 में से केवल 4, 9, 10, 19 और 26, ये 4 क्या रहेंगी, चैत्य गुफाएं रहेगी। सबसे प्राचीन आपसे पूछ ले, गुफाओं में से सबसे प्राचीन कौन सी रहेगी, 9 और 10। हमने पढ़ा, स्टार्ट किसने करवाया, वाकाटक वंश ने शुरुआत करवाई इसकी, किसकी। लेकिन जो सबसे प्राचीन जो निर्माण मिला है वो कौन सा मिला है, 9 और 10 गुफा, जो किसने बनवाई थी, सातवाहनों ने। और उसके अंदर जो भी कलाकृतियां की गई है, चित्रकारी की गई है, वहां पे कौन कौन से कलर प्रमुख यूज किए गए, 3, हरा, लाल और नीला। ठीक है, फिर क्या है, 8 से 13 तक, कहां से, 8 से लेके 13 तक किससे संबंधित है, हिनयान बौद्ध धर्म से। ठीक है भाई, हिनयान जो धर्म था, बौद्ध धर्म, उसकी जो शाखा थी, उसका प्रमुख कौन था भी, हिनयान का। मैंने आपको 2 शाखाएं बदल गई बौद्ध धर्म की, एक तो हिनयान हो गया, एक महायान। तो हिनयान में कौन था और महायान में कौन था, सांप सूंघ गया क्लास को। रिवीजन बिल्कुल नहीं करते भी आप लोग।
ठीक है, हंसी मजाक की बात अलग है, बट ऐसे काम नहीं चलेगा। चाहे आप कितना ही पढ़ लेना, कितनी ही क्लासें लगा लेना, कितने ही साल यहाँ पे बैठे रहना, अगर रिवीजन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है भाई क्लास लगाने का। अगर आपने पढ़ा है, उसको आपने अभी तक अपने दिमाग में रखा ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब याद नहीं हो रहा तो वो एग्जाम के टाइम भी आपको मुश्किल करेगा भाई। अब आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें अभी आपकी इकट्ठी हो रही हैं, आप धीरे धीरे इनको याद करते चलोगे तो जब अंतिम समय में क्या होगा, उनको केवल रिवाइज करना है, क्योंकि आपने याद कर रखा है 1-2 बार, तो आप जल्दी से उसको क्या करोगे, कैच कर लोगे। अगर आपने याद नहीं किया है तो उस वक्त जाके याद नहीं होगा। अभी तो हम एक एक टॉपिक कर रहे हैं, फिर आपको देखो पेपर के टाइम क्या हुआ, एकदम से पूरा प्राचीन भारत पढ़ना है, ठीक है, पूरी साइंस पढ़नी है, सारा मैथ करना है, सारी रीजनिंग करनी है। एग्जाम के टाइम तो यही होता है भाई, जो चीजें नहीं आती उनको कवर कर लें बस एक बार थोड़ा। तो अभी आदत अभी से बनाओगे वही आदत बन जाएगी। अभी टालने वाली आदत है तो चीजें टलती रहेंगी। अभी आपने याद करने की बना ली तो इसी चीजें याद रहनी शुरू हो जाएंगी। याद का मैंने बताया आपको, क्लास लगाई है, उसको अगर आपने उसी दिन शाम को या नेक्स्ट डे रिवाइज नहीं किया तो वो साफ है। चाहे यहां पे आगे आपको भगवान पढ़ा दे, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो वो भी आपके दिमाग में नहीं डाल सकते उस चीज को। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर याद करना है तो जिस दिन पढ़ा है उस दिन या उससे नेक्स्ट दिन रिवाइज करना जरूरी है। ये आपको महसूस भी होता होगा, जब भी क्लास लगती है आपसे पूछा जाता है तो 4-5 दिन पहले की चीजें हमने पढ़ रखी हैं वो याद नहीं है हमें। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसका एक बार भी रिवीजन नहीं किया है। एक बार रिवीजन की आदत तो बना ही लो, मैं नहीं कह रहा भी आप 3 बार करो, 4 बार रिवीजन करो, बहुत पक्का याद करना है, लेकिन कम से कम जिस दिन क्लास लगे उस दिन शाम को या उससे नेक्स्ट डे, एक घंटे की क्लास है तो आप 20 मिनट में रिवाइज कर दोगे उसको। आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चीजें कब दिक्कत आती है, जब हमने पढ़ नहीं रखा, उनको हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तब क्या एक समय लगेगा हमें उन चीजों को पढ़ने के लिए। अगर आपने एक बार पढ़ रखी है तो झट से जैसे आप देखोगे समझ में आ जाए ये चीजें मैंने पढ़ रखी है भाई। दिमाग को भी लगेगा भी हाँ भी एक बार पहले मिल चुके हैं, इससे दोबारा मिलेंगे, तीसरी बार में पक्की दोस्ती इसके साथ, फिर दिमाग नहीं छोड़ेगा उसको। आप जितने बैठे हो पहले दिन ही आपकी पक्की यारी होगी थी। ऐसा हुआ था अभी पहले दिन जिससे मिले उसी के साथ भी हाँ ये तो अपना साथी है, ये तो बस पूछो ही मत, मिल गया बस। ऐसा नहीं होता। जब हम उसके साथ बैठते हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड करेंगे तो लगेगा भी हाँ भी जैसी मेरा बिहेवियर है वैसा इसका है, इसके साथ मेरी सही बॉन्डिंग है। ऐसा ही दिमाग के साथ है। आप किताबों के पास जाओगे, 1-2 बार किताबों को दिखाओगे, हाँ भाई ये चीज मैंने पढ़ रखी है, दिमाग को लगेगा भी हाँ भाई ये चीज ठीक है, इससे पहले मैं मिल चुका हूं, एक बार और मिल लेते हैं। फिर तीसरी बार जब मिलोगे तो वो उसकी यारी हो जाएगी, फिर वो नहीं छोड़ेगा फिर, ठीक है। ये साइकोलॉजी है भाई, ऐसी बात नहीं ऊपर ऊपर की बात है, ये साइकोलॉजी है, ठीक है। मैंने एक दिन पहले भी आपको उदाहरण दिया था। आप दिन में हजारों लोगों से मिलते होगे, हर व्यक्ति का चेहरा याद रहता है आपको? नहीं रहता। आप दिन में एक व्यक्ति से 2 या 3 बार मिल गए, नेक्स्ट डे जब आप देखोगे आप पहचान दो ये व्यक्ति मेरे को वहां मिला था, वहां मिला था और वहां मिला था। ये माइंड की साइकोलॉजी है। अगर बार बार कोई चीज उसको दिखाओगे तो वो याद रख लेगा उसको। एक बार दिखाई, दोबारा 7 दिन के बाद उसको दिखा रहे हो, कहां से याद रहेगा उसको, ठीक है। तो आपने ऐसे ही करना है, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का, ये नहीं कह रहा मैं अभी हिस्ट्री का, हर सब्जेक्ट के अंदर रिवीजन नहीं है तो वो 0 है। तो 8 से 13 हिनयान की, जो बौद्ध धर्म के हिनयान शाखा उससे संबंधित है। और जो मैंने 4 दृश्य बताए थे आपको, किससे जुड़े हुए? महात्मा बुद्ध से। कौन कौन से? महात्मा बुद्ध जब बाहर जाते हैं अपने सारथी के साथ तो वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर रास्ता दिया होता है उनको भी आप इसी रास्ते पे ही चलोगे, इससे अलग नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे?
हाँ, क्योंकि उसके जो पिताजी थे उनको कहा गया था, एक ब्राह्मण, कोई लगा ब्राह्मण या बौद्ध भिक्षु जो भी उस वक्त ऐसा कोई प्रतापी व्यक्ति रहा होगा, उसने कहा भी ये व्यक्ति बहुत बड़ा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो उसके पिता ने सोचा भी एक ही लड़का है, ठीक है, अगर ये सन्यासी बन गया तो मेरा क्या होगा। तो वो जहां से भी गुजरता उनका एक रास्ता था भी आप यहाँ से ही जाओगे, और वहां पे पूरी सुख सुखी सुविधाओं से उसको चीजें दिखती थी भी, वहां पे कुछ ऐसा भी जिससे उसका मन क्या हो, विचलित हो। तो वहां पे जैसे ही उसने कहा भी हम एक आज अलग रास्ता लेके चलेंगे अपने सारथी को। कौन था उसका सारथी? मैंने सारा बताया था, सारथी का नाम, घोड़े का नाम। चलो 4 दृश्य बता दो छोड़ो सारथी को, कौन कौन से थे? सबसे पहले कौन दिखा? रोगी व्यक्ति। दूसरा वृद्ध दिखा। तीसरा मृत व्यक्ति। चौथा अरे जिसने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला वो कौन था? सन्यासी था। कौन था? सन्यासी। उन चारों चित्रों का अंकन कहां पे मिलता है? गुफा नंबर 16 में। ठीक है, तो कौन कौन सी गुफा प्रमुख होगी? 17 नंबर होगी। एक तो क्या है इसके अंदर? सबसे ज्यादा चित्र हैं, जातक कथाएं, और इसको क्या कहा जाता है? चित्रशाला। फिर 4 बताई मैंने आपको, 9, 10, 19 और 26 क्या है? चैत्य विहार। उसके बाद 9 और 10 सबसे प्राचीन बुनवाई किसने थी? सातवाहनों ने। उसके बाद 8 से 13 में हिनयान बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें। ठीक है, फिर 4 दृश्य किसमें? 16 में। ठीक है, यहां तक हमें पढ़ना है किसके बारे में? जो कला और संस्कृति है किसकी? गुप्त काल की। अब इसमें कुछ टॉपिक जो रह गए हैं, चेर चोल पांड्या, दक्षिण भारत की तरफ अब हम रुख करेंगे। उत्तर भारत में यहां तक हम पढ़ेंगे भाई, क्या है? गुप्त वंश तक। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत रह गया तो हम कर लेंगे, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे किसको? दक्षिण भारत के अंदर जो प्रमुख रहे हैं, क्या रहे हैं? प्रमुख शासन दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन से हैं? प्रमुखता से 3 को पढ़ते हैं संगम काल के अंदर। किसके अंदर? संगम काल के अंदर। कौन कौन से? चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, उसके साथ जो पल्लव हैं वो। ठीक है, फिर कुछ चालुक्य हैं, जैसे वेंगी के हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की तरफ है, वहां पे एक शाखा थी, वहां के चालुक्य हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम कहां चले जाएंगे? उत्तर से दक्षिण की तरफ, और दक्षिण को कंप्लीट करके हम पहुंच जाएंगे वापस उत्तर भारत में, और वहां से शुरुआत करेंगे हम किसकी? मध्यकालीन भारत की। फिर हमें करनी है लड़ाइयां याद। ठीक है, किसका युद्ध किसके साथ हुआ, किसने किसका सर फोड़ा, किसने किसको मार दिया, कौन राजा बन गया, फिर यही चलेगा पूरा भाई। फिर आ जाएंगे अंग्रेज, फिर अंग्रेजों के साथ युद्ध होंगे भाई। ठीक है, तो आज यहीं तक भाई। ठीक है, धन्यवाद भाई सभी का इतना गौर से सुनने के लिए।